हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AIF विद रवि मसरानी। और आप देख रहे हैं AIF सीरीज पार्ट 3। पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे AIF के कैटेगरी वाइज इन्वेस्टमेंट टर्म्स, फी स्ट्रक्चर, होल्डिंग पीरियड, टैक्सेशन, विड्रॉल टर्म्स, री इन्वेस्टमेंट टर्म्स। और ये तीन आपने पहली बार सुने होंगे शायद, ड्राई पाउडर, होल्डर और कैचअप फीस। तो बाकी सब तो आपको समझ में आ गया होगा, ये तीन पे ही फोकस करते हैं पहले। तो लेट्स स्टार्ट विद ड्राई पाउडर। ड्राई पाउडर का मीनिंग ये है, लेट्स सपोज आई एम अ फंड मैनेजर एंड यू गिव मी 1 ईयर, और मैंने पहले साल में 50 लाख का यूटिलाइज किया। 50 लाख में कुछ नहीं किया मैंने, वो मेरे फंड के अकाउंट में पड़ा है। एक साल बाद मैं आपको बोलूँ कि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया वो पैसा डबल हो गया, जो 50 लाख का। तो आपको, आप तो मुझे यही बोलोगे सर मैंने तो आपको 1 CR दिया हुआ है, तो मेरे लिए तो वो 50% ही हुआ, क्योंकि आपने 50% इन्वेस्टमेंट किया, मैंने तो आपको 1 करोड़ दे ही दिया था ना। तो मोस्ट ऑफ फंड जब भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना होगा तभी आपसे पैसा लेंगे, और जब भी किसी इन्वेस्टेड कंपनी से एग्जिट करेंगे तब आपको पैसा वापस मिल जाएगा। इसका मीनिंग ये है, सपोज कोई फंड 8 साल का है तो 8 साल बाद पैसा नहीं मिलेगा सारा। जैसे जैसे वो लोग एग्जिट करेंगे, कुछ कंपनी से के साथ 2 साल में भी एग्जिट हो जाता है, कुछ में 4 साल में एग्जिट होगा। जैसे जैसे एग्जिट होगा वैसे वैसा पैसा मिलेगा, जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट करना होगा वैसे वैसे आपको पैसा देना है। अगर ये लोग अपने बैंक अकाउंट में रखते हैं तो उसको बोलते हैं ड्राई पाउडर, जो मोस्ट ऑफ फंड में एग्जिट नहीं करता है। अब बात करते हैं हर्डल के बारे में। हर्डल का मीनिंग ये है कि लेट्स सपोज आपने किसी फंड में इन्वेस्टमेंट किया, और जो भी AIF फंड होते हैं उन्होंने परफॉर्मेंस फी चार्ज करने के लिए एक बेंचमार्क सेट किया होता है कि इससे ऊपर आपका रिटर्न जाएगा तो हम परफॉर्मेंस फी चार्ज करेंगे। उसको बोलते हैं हर्डल रेट। हर्डल में दो टाइप के हर्डल आते हैं, सॉफ्ट हर्डल और हार्ड हर्डल। हमारे यहाँ सॉफ्ट हर्डल ही होता है, तो इसमें हम डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हर्डल रेट सपोज 9% है और परफॉर्मेंस फी 15%, और आपको रिटर्न मिला है 20%। और फंड ने डिसाइड किया कि हर्डल रेट से ऊपर जाएगा तो मैं परफॉर्मेंस फी चार्ज करूँगा, तो आपको रिटर्न कितना मिला? 20%। तो परफॉर्मेंस फी वो लोग चार्ज करेंगे, इसको बोलते हैं हर्डल, जो उन्होंने परफॉर्मेंस फी के लिए बेंचमार्क सेट किया होता है। फिर आता है कैचअप फीस। कैचअप फीस भी हर्डल के साथ जुड़ा हुआ होता है। लेट्स सपोज आपने इसी फंड में इन्वेस्टमेंट किया, यही टर्म्स है, हर्डल रेट 9%, परफॉर्मेंस फी 15%, और आपको रिटर्न मिला है 20%। कैचअप फीस में दो टाइप के आते हैं, नो कैचअप और फुल कैचअप। पहले नो कैचअप समझाता हूँ। सपोज नो कैचअप है फंड का कॉन्सेप्ट, और हर्डल रेट 9% है, और आपको रिटर्न मिला 20%। तो 9% के ऊपर का जो रिटर्न मिला है उसमें ही वो लोग 15% चार्ज करेंगे, 20% में नहीं करेंगे, पूरे 20% में। और अगर फुल कैचअप है और 9% क्रॉस हो गया तो पूरे के पूरे 20% में वो लोग चार्ज करेंगे परफॉर्मेंस फी। मैनेजमेंट फी माइनस करके जो रिटर्न मिलेगा उसमें वो लोग परफॉर्मेंस फी चार्ज करेंगे। सो कैचअप में दो कैचअप आते हैं, नो कैचअप और फुल कैचअप। फुल कैचअप में वो लोग जो रिटर्न मिलेगा उसमें चार्ज करेंगे, और नो कैचअप में जो हर्डल रेट होता है उसके ऊपर जो रिटर्न जाएगा उसमें चार्ज करेंगे। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। इट्स कॉम्प्लिकेटेड, तो आप 2 बार देख सकते हो। अब हम कैटेगरी वाइज जाते हैं। कैटेगरी 1 में और कैटेगरी 2 और 3 दोनों में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 CR का ही है, बट फंड के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी क्या स्ट्रेटजी है, कितना फंड अमाउंट है, फंड की सीरीज कितने करोड़ की है, उसके ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट डिसाइड होता है। और आपकी टाइमिंग क्या है। लेट्स सपोज हर कोई AIF में 1000 इन्वेस्टर से ज़्यादा वो लोग ले नहीं सकते, और उन्होंने 5000 करोड़ की सीरीज निकाल दी, और हर एक के पास से 1 करोड़ ले गए तो 1000 करोड़ में उसकी सीरीज खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने स्लैब बनाए होते कि फर्स्ट 100 तक वो लोग 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेके मिनिमम, 100 के ऊपर 5 करोड़ का, 200 के ऊपर 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेके। तो उन्होंने स्लैब बनाए हुए थे, तो डिपेंड ऑन टाइमिंग मिनिमम इन्वेस्टमेंट तय होता है।
पेइंग टर्म्स कैटेगरी 1 में 1 से 3 साल का होता है, क्योंकि कैटेगरी 1 का जो होल्डिंग पीरियड होता है वो ज़्यादा होता है, 8 से 10 साल का। तो पेइंग टर्म्स 1 से 3 साल का हो सकता है, डिपेंड और टाइमिंग। टाइमिंग का मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ ज़्यादा। लेट्स सपोज आपने किसी फंड में इन्वेस्टमेंट किया और फंड स्टार्ट हो चुका है 1 साल पहले, और फंड का ये रूल्स है कि 2 साल में आपको 1 करोड़ पूरे करने हैं। तो आप 1 साल बाद गए तो आपको 1 साल में 1 करोड़ पूरे करने हैं। तो पेइंग टर्म्स आपके टाइमिंग के हिसाब से डिसाइड होगी। विड्रॉल अलाउ नहीं है। विड्रॉल, पार्शियल विड्रॉल, फुल विड्रॉल कुछ अलाउ नहीं है इसमें। आपको या तो लोन लेनी होगी, या तो वो लोग एग्जिट करेंगे तभी आपको पैसा मिलेगा, या तो आप अपना यूनिट किसी और को दे। कुछ फंड में री इन्वेस्टमेंट का भी टर्म्स होता है। जैसे कि हमने एक हमारे क्लाइंट को इन्वेस्टमेंट कराया होता है, तो उसमें 3 साल का री इन्वेस्टमेंट टर्म्स था कि अगर किसी इन्वेस्टमेंट में 3 साल के पहले एग्जिट मिल जाता है तो क्लाइंट को, इन्वेस्टर को रिटर्न मिल जाएगा पूरे का पूरा, बट जो कैपिटल अमाउंट होगी वो हम री इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो कुछ कुछ फंड में री इन्वेस्टमेंट भी की टर्म्स होती है। फिर बात करते हैं कैटेगरी 1 के फीस में। जो फीस मैं आपको बोल रहा हूँ 2+20, इसका मीनिंग ये है कि मैनेजमेंट फीस 2% और परफॉर्मेंस फी 20%। तो मोस्ट ऑफ इक्विटी फंड्स होते हैं, जो प्राइवेट इक्विटी फंड्स, वेंचर कैपिटल फंड्स, उनमें जो कॉमन फीस हमने देखी हुई है वो 220 है। ये वेरी कर सकती है फंड के ऊपर। और टैक्सेशन में आपको डिविडेंड इनकम आएगी, इंटरेस्ट इनकम आएगी और कैपिटल गेन की इनकम आएगी। सो होल्डिंग पीरियड में मैंने लिखा हुआ है 8+2 ईयर्स। 8+2 ईयर्स का मीनिंग ये है कि उन्होंने पहले से सेबी से अप्रूवल लिया होता है कि अगर हमें फंड एक्सटेंड करना पड़े तो हम 2 ईयर्स तक एक्सटेंड कर सकते हैं। वो डिपेंड होता है फंड के ऊपर। कैटेगरी 2 में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 CR, डिपेंड ऑन फंड्स, डिपेंड ऑन योर टाइमिंग। पेइंग टर्म्स भी सेम है, 1 से 3 साल तक होते। एग्जिट स्ट्रेटेजी भी यही है कि एग्जिट कर नहीं सकते, री इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। और फी स्ट्रक्चर रियल एस्टेट में वेरी कर सकता है। रियल एस्टेट में कुछ स्पेशल सिचुएशन स्ट्रेटेजीज में फी स्ट्रक्चर कम भी हो सकता है इससे। टैक्सेशन भी सेम है, डिविडेंड, इंटरेस्ट, कैपिटल गेन, रेंट इनकम, जो रियल एस्टेट में होता है। होल्डिंग पीरियड 5 से 8 साल तक होता है, +1 ईयर एक्सटेंडेबल पीरियड। और कैटेगरी 3 में बात करते हैं। कैटेगरी 3 में आपको पेमेंट देना है एक साथ, उसमें टर्म्स नहीं होती है। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट वेरी करता है। हमने 5 करोड़ भी देखे हुए कुछ कुछ फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट, और पेमेंट आपको एक साथ देना है। कैटेगरी 3 में आप विड्रॉ कर सकते हो, बट एग्जिट लोड लगेगा अगर आप 1 से 2 साल के अंदर कर दो, जैसे म्यूचुअल फंड में लगता है। उसके बाद आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो। बट उसमें एक रूल ये होता है कि आपको इंटीमेशन देना होगा विड्रॉ करने से पहले, 15 दिन या 1 महीने के पहले, डिपेंड ऑन फंड्स। फीस इसमें कम होती है कैटेगरी 2 और कैटेगरी 1 के अगेंस्ट। और कैचअप फीस भी कम होती है, कुछ कुछ में तो नो कैचअप फी होता है। कैटेगरी 3 में टैक्सेशन होगा फंड लेवल के ऊपर, आपको कोई टैक्स पे करना नहीं होगा। जो आप पैसा विड्रॉ करोगे वो टैक्स पेड मनी होगा। इसका माइनस पॉइंट ये है कि कुछ लॉन्ग शॉर्ट फंड में टैक्सेशन होता है फंड स्लैब अकॉर्डिंग इनकम टैक्स, तो वो टैक्स आपको भारी पड़ सकता है। तो इससे अच्छा आपके पास एक दूसरा ऑप्शन आ चुका है इन्वेस्टमेंट के लिए, SIF। SIF में टैक्सेशन जो होता है लॉन्ग शॉर्ट फंड में, वो भी म्यूचुअल फंड के जैसा ही है। और होल्डिंग पीरियड डिपेंड ऑन यू, आप जब चाहे पैसा निकाल सकते हो एग्जिट लोड के साथ या बिना एग्जिट लोड से। सो ये है AIF के कैटेगरी वाइज इन्वेस्टमेंट टर्म्स, टैक्सेशन वगैरह सब। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे हाउ टू इन्वेस्ट इन AIF एंड हाउ टू ट्रैक AIF। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें जो आप सब भूल जाते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने थॉट्स रखें कमेंट में। अगर कोई क्वेरी है तो मुझे इस ईमेल पे ईमेल कीजिए, investin@gmail.com। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।